The Search Report presents Tug of War, the final verdict with Girish Suri. हमारे आज के खास मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी। वीरभद्र सिंह जी हमारे आज के मुख्य अतिथि के साथ साथ हिमाचल के छठी बार बने मुख्यमंत्री भी हैं। पॉपुलरली नोन एज राजा साहब, वीरभद्र सिंह इज अ लीडर ऑफ द मासेस, अ लीडर हु इज बियॉन्ड द पॉलिटिकल स्फेयर्स, एक नेता जो हर हिमाचली के हृदय में वास करते हैं। देवभूमि हिमाचल के सबसे लोकप्रिय नेता, विकासात्मक, दूरदर्शी, गरीबों के लिए करुणामय, अति तेजस्वी और स्वच्छ छवि वाले प्रगतिशील नेता हैं वीरभद्र सिंह जी। टू बी वेरी ट्रू इन फैक्ट, राजा वीरभद्र सिंह डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट टू decorate a few lines in his honor, may I present his introduction before his political regime. Veerbhadra Singh Ji is the 131st descendant of Bushair dynasty and was born to Maharaja Padam Singh Ji, and he joined Indian National Congress on the 15th of August 1961. अब हमारा प्रश्न ये है कि छठी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या वीरभद्र जी अपना वर्चस्व फिर से हिमाचल की राजनीति में दिखा पाएंगे? क्या 7वीं बार वो हिमाचल की विधानसभा का किला फतेह करेंगे? राजा साहब कांग्रेस पार्टी के वो संकट मोचन हैं जो अपने पार्टी को विभिन्न कार्यों में, कई संकट कालों में संकट से बाहर निकाल के आए हैं। यह मानना बिल्कुल सही है कि उनके कई चाहने वाले वास्तविक में उन्हें एक महानायक ही नहीं अपितु उन्हें देव स्वरूप मानते हैं। एक सत्य तो उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं कि जब जब राजा वीरभद्र सिंह जी के पे संकट का काल आया है, जब जब उनके विरोधियों ने प्रतिशोध की राजनीति की है, तब तब राजा वीरभद्र सिंह एक रियल फाइटर की तरह, एक महायोद्धा की तरह ऐसे उभर के आए हैं कि वो चमत्कारी प्रदर्शन रहे हैं। सबसे ज़्यादा अनुभवी हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र जी के मुकाबले में इतना अनुभवी नेता कोई नहीं है। 1961 से वो हमारे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। 3 बार केंद्र मंत्री रहे हैं, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके अलावा सोशल सर्विस में, समाज सेवा में उनका बहुत बहुमूल्य योगदान है। तो हम आज का अपना ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अग्निपथ शुरू करते हैं राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे प्रदेश के बागडोर के बारे में है। जब से आपने इस बार प्रदेश की सरकार की कमान संभाली, आप दिल्ली से इस्तीफा देके आए और आपने यहाँ पे आके कांग्रेस का नेतृत्व किया। हाई कमांड को वो आशा सिर्फ आपके अंदर ही दिखती थी कि आप ही वो महानायक हैं, आप ही वो कांग्रेस के सितारे हैं जो हमेशा कांग्रेस को विपत्ति काल से बाहर निकालते हैं। तो इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं सर? इस सरकार का विजन क्या है? हमारी वर्तमान सरकार का विजन और वही है जो कि हमेशा रहा है, वो है सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास। हम क्षेत्रवाद में, जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे लिए देश एक है और प्रदेश एक है। जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर हम भारत की एकता और अखंडता चाहते हैं, वहाँ प्रदेश के अंदर भी बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को आगे ले जाने का हमारा एक संकल्प रहा है। जब जब मुझे सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमने उसी नीति को आगे बढ़ाया है। देवभूमि हिमाचल एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यहाँ प्रकृति ने, कुदरत ने अपने सबसे सुनहरे उपहार दे रखे हैं। पर्यटन के ऊपर सर, पर्यटन हमारे हिमाचल की सबसे बड़ी यूएसपी है, हमारी सबसे बड़ी यहाँ की जो हम जिसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारी सबसे बड़ी पोटेंशियल रिसोर्स हमारी पर्यटन टूरिज्म है सर। सर, टूरिज्म के विकास के लिए, टूरिज्म के विस्तारीकरण के लिए आपकी वर्तमान सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। आपने ठीक कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के अंदर सुंदरता है, नवीनता है
और टूरिज़्म को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और इन वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म काफ़ी आगे बढ़ा है। मैं नहीं कहता कि जहाँ तक हमें पहुँचना था वहाँ तक हम अभी पहुँच पाए हैं, मगर जब से हिमाचल बना और आज तक जो भी टूरिज़्म के काम के विषय में काम हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय हुआ है। इसमें सरकार का योगदान भी रहा है, इसमें निजी क्षेत्र का भी योगदान रहा है। अभी बहुत कुछ हुआ है, मगर ये भी मैं मानना चाहता हूँ अभी बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। हमें नए आयाम जो है इसमें छूने हैं। सर, पर्यटन में आजकल कई नए ऐसे प्रकार के पर्यटन हैं जिनको बढ़ावा मिल रहा है। स्पोर्ट्स टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म में स्पा कल्चर, और उसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म में हमारे यहाँ पे शक्तिपीठ हैं, देवस्थल हैं, शिव जी के, विष्णु भगवान के, लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं। इनके ट्रांसपेरेंसी के लिए पर्यटन में एक मोबाइल एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्किंग के साथ हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए इस प्रकार के भी कुछ आपके पास नहीं है। प्रस्ताव हैं? जहाँ तक ये धार्मिक पर्यटन है जो हमारे मंदिरों से संबंध रखता है, वो काफ़ी विकसित हुआ है। जैसा आपने ठीक कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत प्राचीन मंदिर है, चाहे कांगड़ा ज़िले में है, चाहे मंडी में है, शिमला ज़िले में है, अन्य ज़िलों के अंदर भी है। और आज ये जो देवस्थान है वो पर्यटन के एक बहुत बड़ा केंद्र बना है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। और उसके अलावा कुछ लोग हैं जो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का फ़ायदा उठाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाना चाहते हैं और ये ट्रैकिंग करना चाहते हैं, और उसकी भी सुविधा सरकार देती है। ट्रैकिंग रूट बने हैं, उसके नक्शे वगैरह जो है जो ट्रैकर्स हैं उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। और अगर कोई ट्रैकर मौसम को ख़राब होने की वजह से कहीं फंस जाता है तो उसको बाहर निकालने का भी पूरा इंतज़ाम सरकार के पास रहता है। और इसी तरह से आज होम स्टे ये बहुत पॉपुलर हो गया है। होम स्टे में आप देखेंगे, आप शिमला से ऊपर जाइए नानकंडे से तक या वहाँ से आगे तक जगह जगह पर लोगों ने अच्छे मकान बना रखे हैं या कुछ कमरे बना रखे हैं जिसके अंदर वो होम स्टे के द्वारा जो है वो पर्यटकों की सेवा करते हैं। और ये होम स्टे भी बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो बाहर के लोग जो आते हैं वो अपने आप को यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जो जिनके होम स्टे जिनके हैं वो पढ़े लिखे हैं, विनम्र हैं और अपने जो गेस्ट हैं उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। इसलिए ये इस क्षेत्र में भी पर्यटन जो है काफ़ी बढ़ रहा है और ऑनलाइन ही सारी बुकिंग होती है और लोग सीधे आते हैं, सीधे वापस चले जाते हैं। तो ये भी बहुत बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक ज़माना था जबकि हिमाचल को एक ट्रैकिंग के लिए पैराडाइज समझा जाता था। आज ट्रैकिंग भी है, मगर आज सड़कों के निर्माण की वजह से बहुत से इलाके जो है मोटर रोड से जुड़ गए हैं और आज लोग जो है मोटर गाड़ी के द्वारा, अपनी कार के द्वारा, बसों के द्वारा जो है इन क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और एक सर्किट बन गए हैं कई, जिसकी वजह से जो है आप देखेंगे हर वर्ष नए क्षेत्र जो है वो खुल रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं टूरिस्ट के लिए। टूरिज़्म निरंतर बढ़ता जा रहा है और हमने यहाँ पर जो होटल बनाते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं, उनके ऊपर सरकारी जो टैक्स है मिनिमम रखे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि टूरिज़्म बढ़े और जो छोटा होटल वाला है, रेस्टोरेंट वाला है या जिनका होम स्टे का इंतज़ाम है, उन पर कोई टैक्स का बोझ ना पड़े। सर, इसी संदर्भ में दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूछ सकता हूँ सर? पूछिए सर। एक तो स्वच्छता को लेके, वैसे तो हिमाचल कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स बहुत स्वच्छ रहता है, प्रकृति ने ही यहाँ पे काफ़ी सुंदरता दे रखी है। लेकिन कांग्रेस सरकार का एक क्लीन इंडिया मिशन था जिसको बीजेपी
कि मोदी सरकार ने रीवैम्प करके, रीस्ट्रक्चर करके स्वच्छ भारत अभियान के रूप में पारित किया है। तो जो चीज़ अच्छी है सर, उसमें आपने भी अपनी स्वीकृति दी है। तो स्वच्छ भारत अभियान की कंटिन्यूएशन में धार्मिक पर्यटन स्थलों में, जहाँ पे देवी माँ के स्थल हैं, शक्तिपीठ हैं, उनके बाहर से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ लापरवाही ऑब्जर्व की जाती नहीं है। सही, अब उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आप देखेंगे जहाँ बड़े बड़े, चाहे ज्वालामुखी है, चाहे चिंतपूर्णी है, चाहे कांगड़ा है, और जहाँ भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जो है सराय बनाई जा रही है, जिसमें सैनिटरी फिटिंग्स है, पूरी तरह से पब्लिक लैट्रिन बनाई जा रही हैं। और अभी इसी किस्म का कोई 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो चिंतपूर्णी में निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। और उसी प्रकार से और क्षेत्रों के अंदर भी इस प्रकार से न केवल सरकार के द्वारा, बल्कि जो पहले जिन्होंने वहाँ सराय वगैरह बनाई थी उनका आधुनिकीकरण करके जो वो स्वच्छता की तरफ जो है पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और सब में फ्लश लेट्रिन्स बनाने का प्रावधान किया जा रहा है, और वो कईयों में हो चुका है। यानी जहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं किसी उत्सव पर या किसी पर्व के ऊपर, आवश्यक है कि उनकी रिहाइश का, रहने सहने का, उनके खाने पीने का, उनकी हिफाजत का, और उनको जो है स्वच्छता के साथ वो बढ़ाया जा सके। बाथरूम्स का, टॉयलेट रूम्स का प्रावधान जो है वो किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में भी हो रहा है और सरकारी क्षेत्र में भी हो रहा है। सर, पर्यटन के विषय में एक और जिज्ञासा है। सर, हिमाचल में हाई एंड टूरिस्ट का भी आना अब जो है कंपैरेटिवली टू अर्लियर बहुत ज़्यादा हो गया। कुल्लू वैली में, किन्नौर वैली में हाइकिंग एक्सपीडिशंस, ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस पे फॉरेनर्स बहुत जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन एयर सर्विसेज के लिए आपका विस्तारीकरण तो चल रहा है, लेकिन विस्तारीकरण के बावजूद भी हेली टैक्सीज एंड एयर स्ट्रिप्स, मिनी एयर स्ट्रिप्स, ये भी आपके विस्तारीकरण में अभी देखिए कांगड़े के अंदर धर्मशाला में हमने एयर स्ट्रिप बनाया, अब जो फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट बन गया है। और उसकी जो रनवे है, हवाई पट्टी है, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जेट प्लेन्स भी लैंड कर सकें। और इस तरह से जुबलहट्टी में जो है एयरपोर्ट बना है, उसको चौड़ा किया गया है, मगर उसकी जो हवाई पट्टी की जो लेंथ है उसको बढ़ाने के बारे में जो वो आजकल योजना बन रही है, ताकि बड़ी आकार के जहाज़ भी वहाँ पर, ज़्यादा सीट वाले जहाज़ भी वहाँ पर उतर सकें। मगर 45, 40 या 50 सीट वाले जहाज़ तो अभी भी उतर सकते हैं। अब मुझे अभी कुछ अरसे से यहाँ पर हवाई क्या नाम पट्टी की सब सुविधा होने के बावजूद, एयरपोर्ट होने के बावजूद हवाई जहाज़ की सर्विस नहीं चल रही है। आखिरी सर्विस तब चली थी जबकि ये किंगफिशर जो कंपनी है वो अपने जहाज़ चलाती थी। किंगफिशर को बंद करने के बाद यहाँ भी जो जहाज़ आने बंद हो गए, क्योंकि और कंपनियों के पास उस साइज़ के जहाज़ नहीं हैं जो कि किंगफिशर के पास थे। एयर इंडिया के पास हैं, मगर वो उनके पास बहुत थोड़े हैं जो कि पहले से ही और जगह पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही एक रेगुलर हवाई सर्विस जो है वो शिमला में चालू हो जाएगी। और उसके अलावा हमारा कुल्लू के अंदर है, हवाई पट्टी है, और अन्य स्थानों पर भी जो हम विकास करेंगे हवाई पट्टियों का, ताकि वहाँ पर हवाई जहाज उतर सकें। और ये हेली टैक्सी सर्विस लॉन्च हुई थी लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं पाई। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हो पाएगी सर? कब लोग लुफ्त ले पाएंगे? नहीं, हेली टैक्सी, देखिए बात ये है, ये इसमें तो प्राइवेट एंटरप्राइज का भी रोल है। कोई प्राइवेट कंपनी हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं हिमाचल में एक जगह से दूसरी जगह को चलाना चाहते हैं, हमारे पास हेलीपैड्स की काफ़ी मात्रा में है, तो हम उनको इसकी इजाज़त देंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। सर, निजी स्वभाव से आप एक आध्यात्मिक पुरुष हैं, आपकी अध्यात्म के अंदर एक रुचि भी रही है। पिछले कई वर्षों में अपने प्रीवियस रिजाइन्स में आपने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं हिमाचल में टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट रिलीजियस श्राइन सिस्टम। लेकिन सर, देवस्थल हिमाचल में अनेकों देवस्थल हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ
ट्रांसपेरेंसी को लेके कुछ उनमें प्रॉब्लम रही है, चोरियां बहुत सारी हुई हैं और there has been a very very serious offenses in terms of misappropriation of funds in temple funds. क्योंकि हमें तो यही लगता था सर कि हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि में लोगों को ईश्वर का और कर्मों का वैसे ही भय होता है, तो शायद ऐसा कुछ हो ना। लेकिन रिसेंटली कुछ सालों में ऑब्जर्व किया गया कि 200 से ऊपर चोरियां तो अभी पिछले कुछ समय में हुई हैं सर, जिसमें से 80% रिकवरी नहीं हो पाई है। तो सर जो ये चोरियां हो रही हैं, इनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं, इन सारे ट्रस्टों को कंसोलिडेट करके एक बोर्ड बना सकते हैं। देखिए ऐसे है, हमारे यहाँ पर कई श्रेणी के देवता हैं। एक तो वो हैं जो गांव-गांव के अंदर हैं और वहाँ उनकी सारी व्यवस्था जो है गांव के लोग ही करते हैं और सरकार उनकी कभी कभी मदद करती है। अगर मंदिर गिर जाए तो उसकी नवनिर्माण के लिए या उसकी मरम्मत के लिए सरकार उनको मदद देती है ताकि वो पुरानी शैली में ही मंदिर जो है बने और उसकी मरम्मत भी उसी प्रकार से हो। और एक श्रेणी के मंदिर वो हैं जो कि सरकार ने कानून के द्वारा अपनी तहवीर में लिए हैं, जिसमें से भीमा काली मंदिर सलान में है, ज्वालामुखी का मंदिर है और ये क्या नाम कांगड़ा की जो दुर्गा है उसका मंदिर है और इस तरह से कई मंदिर है जो कि सरकार की तहवील में है। और वहाँ का जो प्रबंधन है वो सरकार के द्वारा मनोनीत कमेटी के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। उसमें जो पुजारी वर्ग है उनके भी नुमाइंदे होते हैं और जो उपासक है उनके भी नुमाइंदे होते हैं, सरकार के नुमाइंदे होते हैं। वहाँ इंतज़ाम ठीक है, वहाँ कोई एम्बेजरमेंट का आज तक कोई एक केस भी नहीं आया है। और जो जहाँ पर चोरी हुई है या मेजरमेंट हुआ है वो ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट मंदिरों के अंदर हुआ है, जिसकी अपना मैनेजमेंट है। और उसमें भी बहुत से चोरियाँ तो पकड़ी गई हैं। हमें नेपाल से भी जो चोर है उनको पकड़ कर लाया है, तो कुछ ऐसी है जिसका पता नहीं चला। मगर हमने कहा है कि वो वहाँ पर जो है वहाँ हिफाजत की जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए और कई जगह हम होम गार्ड भी तैनात कर रहे हैं अगर उसकी वो मांग करते हैं। हम उनको गन लाइसेंस भी देते हैं, अपने चौकीदार जो उनके चौकीदार है उनको जो सशस्त्र बनाने के लिए सरकार की तरफ से पूरी मदद है। और हम चाहते हैं कि ये हमारी देव प्रथा चले। जो देव प्रथा है ये हमारे धर्म की बात ही नहीं है, हमारी सभ्यता संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वे ऑफ लिविंग। तो ये इसको हमें ना इसकी रक्षा करनी है, बल्कि आगे बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। सरकार इस चीज़ को चाहती है और इसके लिए हम हर किस्म की मदद देते हैं। पुराने जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया जाता है, मगर हमारी शर्त यही होती है अगर जीर्णोद्धार होगा तो उसी शैली में होगा जिस शैली में मंदिर बना हुआ है। तो ये सब बातें हैं कि देखिए जहाँ हमने आगे बढ़ना है, आधुनिक करना है, नई चीज़ें अपनानी है, वहाँ बड़ा ज़रूरी है कि अपनी पहचान बनाने के लिए हमें अपना धर्म, अपने रीति रिवाज, अपने रहन सहन का तरीका, अपने खान पान का तरीका, अपनी भाषा, इसको भी कायम रखना है। यही हमारी पहचान हुई, यही हमारी पहचान है। इसको कायम रखते हुए हिमाचल आगे बढ़ना है। सर लेकिन मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है सर कि ये जो मंदिर के ट्रस्ट हैं बहुत सारे सर, लोगों की अपनी आस्था जुड़ी हुई है, लोग अपने देवी देवताओं के प्रति डिवोटेड हैं, वो चाहते हैं कि वो पूरे श्रद्धा भाव से वहाँ पे काम करें। लेकिन काफ़ी पोर्शन ऐसा है सर जहाँ पे ये ट्रस्ट जो है वो महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होते ऐसी हैं। बात नहीं है। मैं इसको एक बोर्ड में कंसोलिडेट करके ट्रस्ट अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं अलग मंदिरों के, ताकि वहाँ का धन जो है वहीं इस्तेमाल हो। हम नहीं चाहते कि सारा सेंट्रलाइज्ड हो। जहाँ भी है मंदिर उसका ट्रस्ट बना है, वहाँ जो चढ़ावा आता है, जो आय होती है, वहीं पर मंदिर पर खर्च की जाती है और जो बचता है उसी क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतें हैं उनके उत्थान के लिए जो है वो पैसा इस्तेमाल होता है। सर खेलों के उद्धार के लिए हमारे हिमाचल का ऐसा बहुत सा टैलेंट है, ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं
जो अपना लोहा मनवा चुके हैं अपने रिस्पेक्टिव खेलों में, लेकिन फिर भी वो बाहर जाके जॉब्स कर रहे हैं। भूपेंद्र ठाकुर हैं, रामपुर के पास एक धरकली गांव है तकलेश के पास, वहाँ से हैं, और जीसीटी फगवाड़ा से फुटबॉल खेल चुके हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं। वो हिमाचल में ना खेल के बाहर से खेल रहे हैं। अजय ठाकुर हैं कबड्डी प्लेयर, प्रियंका नेगी हैं कबड्डी प्लेयर। तो हमारे अपना यहाँ का टैलेंट, हमारे अपने यहाँ के वर्चस्वी खिलाड़ी, उनको बाहर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, हमारा खेल विभाग है जो कि हर प्रकार के खेल को प्रोत्साहित करता है, और उनके जो टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो जिला स्तर के हो, राज्य स्तर के हो, या वो राज्य से बाहर भी हो, उसकी आर्थिक सहायता जो है वो विभाग उनकी करता है। और इस वक्त अस्तित्व यह है कि हर खेल की अपनी संस्थाएं बनी हुई हैं, फुटबॉल एसोसिएशन, वॉलीबॉल एसोसिएशन, बॉक्सिंग एसोसिएशन वगैरह वगैरह। और ये जो एसोसिएशंस है, ये सब राजनीति की शिकार हो गई है। सर यही प्रश्न था सर कि गाड़ियों से ज़्यादा बोर्ड हो गई है। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। यही हालत क्रिकेट का भी है। चंद लोग हैं जो उस पर काबिज हो गए हैं और अपने मनमाने तरीके से उसका चुनाव करते हैं और पदाधिकारी बन जाते हैं। यही चीज़ जो है, यही बीमारी जो है दूसरे खेलों में भी आ गई है। और इसलिए हम ये चाहते थे, हमने एक कानून पास किया असेंबली के अंदर खेलों को नियंत्रित करने के लिए, ताकि प्रॉपर मेंबरशिप हो। उसके आधार पर जो है हर साल जो है चुनाव हो, और चुनाव में जो पदाधिकारी है वो अपने काम को कर सकें। मगर ये असेंबली ने बिल पास कर दिया, हिमाचल असेंबली ने, इसके बारे में। वो राज्यपाल महोदय के पास वो बिल पड़ा हुआ है उनकी स्वीकृति के लिए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि राज्यपाल महोदय उसको, उस बिल को जो भारी बहुमत से असेंबली ने, हिमाचल विधानसभा ने बिल पास किया है, उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करें। तो क्या बिल भी राजनीति का शिकार है सर? मैं किसी कारण वो अभी तक उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की। उनके सामने दो विकल्प हैं, या तो वो इसको स्वीकार करे या वैसे ही वापस विधानसभा को करे, और विधानसभा फिर उसको अगर पास करेगी तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। वो भी नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो खेल है वो क्रिकेट से बीमारी शुरू हुई और दूसरे खेलों में भी बीमारी आ गई है। और आज जब हम इसको बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, उसके लिए कानून पास किया है विधानसभा ने बहुमत से, उसको हमके राज्यपाल की स्वीकृति हमें नहीं मिल रही है। और मैं तो बड़ी आदर के साथ उनको कहता हूँ कि आपके पास दो विकल्प हैं, या तो उसको आप पास करके भेजिए, वरना आप वापस कर दीजिए विधानसभा को पुनर्विचार के लिए। अगर विधानसभा चाहे दोबारा उस बिल को पास करके आपको भेजेगी, फिर अगर दोबारा वही बिल वापस जाएगा तो उसमें अनिवार्य रूप से राज्यपाल को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो ये हमको जो कॉर्पोरेशन मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। उसका मकसद यही है कि खेलों को राजनीति से अलग करना। आप जानते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लोढ़ा कमेटी सेटअप की थी, वन मैन वन, हाँ, की थी, जो जस्टिस लोढ़ा सुप्रीम कोर्ट के खुद जज रह चुके हैं। लोढ़ा कमेटी ने एक अपनी सिफारिश की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस लोढ़ा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें ये कहते हैं कि कोई पेशावर जो राजनीतिक हैं वो उसके पदाधिकारी न बने। इस तरह से दूसरे लोग जो खेलों से जिनका कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे लोग जो है इन खेल की जो खेल बॉडीज़ हैं, विभिन्न खेलों के जो कार्यकारिणी है या कंट्रोलिंग बॉडीज़ है, उसके मेंबर नहीं होने चाहिए, और उसकी मेंबरशिप जो है व्यापक होनी चाहिए, और निर्धारित समय पर उनके चुनाव जो है खुले तरीके से होने चाहिए, और ताकि लोकल टैलेंट जो है उसको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे खेल हैं वो राजनीतिक बंधनों से दूर होने चाहिए, और ये एक राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए।
मैं आज देखता हूँ कि जो हमारी खेल संस्थाएं हैं, खेल बॉडीज़ हैं, इनमें राजनीति से ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में भी ऐसे बहुत सारे बोर्डों के गठन हुए हैं सर। नहीं है, बहुत सारे एसोसिएशन बिल्कुल नहीं है। हमने जहाँ पे ऐसे खिलाड़ी चेयरमैन बने जिनको वो खेल खेलना नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट का कोई बोर्ड नहीं है। ये गवर्नमेंट का नहीं है सर, मतलब जो नहीं कांग्रेस के नहीं, उस वक्त खिलाड़ी आए, खिलाड़ी आए फुटबॉल में, हॉकी में, और क्या नाम, बॉक्सिंग में, कबड्डी में, वॉलीबॉल में। किसी खेल को आप लीजिए, वो अपने सुचारू रूप से चलते थे, समय पर उनके चुनाव होते थे, सरकार चुनाव में दखल नहीं देती थी, और जो चुन के आते थे वो उनके प्रतिनिधि जो है राष्ट्रीय स्तर पर जाते थे। तो क्रिकेट के व्यापारीकरण के बाद ये सारा शुरू हुआ है सर। वहाँ से शुरू हुआ सारा। और सर क्रिकेट में कटासनी में भी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं काफ़ी सर, कटासनी स्टेडियम के लिए। तो अगर कटासनी स्टेडियम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है और एग्जीक्यूशन लेवल पे आ जाता है, तो क्या प्रदेश के हित के लिए आप और आपके विपक्षी दल के नेता एकाग्र होके? देखिए, बात है, यहाँ पक्ष विपक्ष का सवाल ही नहीं होना चाहिए, वहाँ क्रिकेटर होने चाहिए। तो एकाग्र होके काम करेंगे सर, इकट्ठे होने चाहिए। आज कोई राजनीति किया, उसको राजनीति भूलनी चाहिए। वहाँ एक खिलाड़ी के रूप में पेश होना चाहिए, और उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें ईमानदारी लाने के लिए, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए काम करना चाहिए। या ये नहीं होना चाहिए कि एक परिवार का या कुछ लोगों का उस पर जो है ताउम्र कब्जा बना रहे। इसी से हमारा क्रिकेट बदनाम हुआ है सारे देश के अंदर। तो जो मुझे उम्मीद है कि जो लोढ़ा कमेटी की जो सिफारिश है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, अब उससे शायद इसमें हमारे खेलों में और खेल की जो हमारी संस्थाएं हैं उनमें कुछ सुधार आएगा। सर रोजगार प्रोवाइड करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। अभी हाल ही में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अपनी एक बहुत स्वच्छ और एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी का आपने पब्लिक अनाउंसमेंट की है, तो आपका उसका एक्शन प्लान क्या है सर? ये कोई आज की अनाउंसमेंट नहीं है। जब से कांग्रेस सरकार बनी है, हमारे कार्यक्रम में रोज़गार जो है एक बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है। हमारी ये पॉलिसी रही है। आप जानते हैं, लोगों को अच्छा रोज़गार मिले उसके सबसे पहले शिक्षित होना बड़ा ज़रूरी है। जब हिमाचल प्रदेश बना था आज से कई दशक पहले, हिमाचल में जो मुट्ठी भर स्कूल थे। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 15,500 गवर्नमेंट के स्कूल खुले हैं, दूर दराज इलाकों में कॉलेज खुले हैं। मेरे ही कार्यकाल के अंदर जो है 100 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज खुले हैं, जिससे जो उच्च शिक्षा पाना भी गाँव वाले के लिए संभव हो गया है। और उसकी वजह से जो जगह जगह पर 10+2 स्कूल्स, कॉलेजेस, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स खुले हैं, उससे शिक्षा का प्रसार हुआ है। और जो उच्च शिक्षा के लिए जो कॉलेजेस खुले हैं, उससे जहाँ सबको फ़ायदा हुआ है, वहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है लड़कियों को हुआ है। आप जानते हैं, हमारे समाज में लड़कों को तो दूर भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए। लड़कियाँ वहीं तक पढ़ पाती है जहाँ तक कि उच्च शिक्षा का प्रावधान हो। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जो कॉलेजेस हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, वहाँ पर कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ की लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है और निरंतर बढ़ती जा रही है। वो लड़कियाँ कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती अगर उनके घर के नज़दीक ये संस्थान न खोले जाते। कई दफ़ा भाजपा हमारी आलोचना करती है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्कूल खोले हैं। शिक्षा, लोगों को शिक्षित करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, ताकि लोगों को शिक्षा मिले। शिक्षा से एक सभ्य समाज बनता है सर। उसी से सभ्य समाज मिलेगा, उसी से रोज़गार के दरवाजे खुलते हैं। क्या हम चाहते हैं कि उनको शिक्षा का प्रावधान न हो? किसी को स्वास्थ्य के प्रावधान करना और शिक्षा का प्रावधान करना किसी भी सभ्य सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है। तो हमने इसको निभाया है। रोज़ आप देखेंगे विधानसभा में बाहर आलोचना करते हैं, वीरभद्र सिंह की सरकार ने इतने स्कूल खोल दिए, इतने डिस्पेंसरी खोल दी, भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है? क्या लोगों को अगर सुविधा हम दे रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ़ हो रही है उससे? हाँ, दूसरी बात ठीक है, किसी की चीज़, कोई भी चीज़ जिसका विस्तार होता है उसमें एक समय होता है विस्तार का,
दूसरा होता है कंसल्टेशन का। हमारा विस्तार जितना होना था लगभग हो चुका है, अब कंसल्टेशन की बात है। उनके लिए भवन बनाना, साइंस की लेबॉर्ट्रीज बनाना, खेल के मैदान बनाना, और जहाँ आवश्यकता हो हॉस्टल बनाना, ये उस स्टेज से हम गुजर रहे हैं। मैं समझता हूँ जितने स्कूल हमने खोल दिए हैं, हो सकता है नया स्कूल खोलने की ज़रूरत भी कभी कभी हमेशा रहेगी, मगर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी अब। मैं समझता हूँ हम सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर हो लगभग पहुँच चुके हैं, और कॉलेज भी हम 100 डिग्री कॉलेज को हम पार कर चुके हैं। और मुझे ये कहते फ़ख्र होता है कि उनमें से कम 5-6 कॉलेज को छोड़कर सारे कॉलेज जो है मेरे कार्यकाल में ही खुले हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज देखिए आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, पहले इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज खोला गया, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में खोला गया। इसी साल जो है 3 नए मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले गए हैं। एक है चंबा के अंदर, एक है हमीरपुर के अंदर, और तीसरा है नाहन के अंदर। और इसमें बिलासपुर के अंदर जो है एम्स खोला जा रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो स्वास्थ्य भी का विस्तार भी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी बहुत आवश्यक है। और आज इतने मेडिकल कॉलेजेस यहाँ खोले गए हैं, इतना कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुविधाएँ उपलब्ध होगी, पर कितने बच्चे जो है डॉक्टर बनेंगे, एक नया रोज़गार होगा। इंजीनियरिंग कॉलेजेस और ITIs, ये सब चीज़ें हैं जिसके द्वारा रोज़गार पैदा होंगे। ये विकास का एक दूसरा चरण है। पहले कुछ आवश्यकता होती है, व्हेन यू वेरी बैकवर्ड, हमारी प्राथमिकता कुछ और होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं और उसके साथ हमारी जो अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। The Search Report presents Tug of War, the final verdict with Girish Suri.